बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थ्योरी कवर करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 की। ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज और थ्योरी सब कुछ है इसमें। और ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। मैं बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस की इम्पोर्टेंस। डिटर्मिनेंट्स ये होते हैं कि डिटर्मिनेंट होता तो एक नंबर है, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी होती है सिस्टम की भी और उस मैट्रिक्स की भी, जिसका मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं सारा। तो इस कन्वीनियंट यही रहेगा कि हम बुक से ये सारी थ्योरी कवर कर लें रादर के खुद मैं आपको करवाता रहूँ। अच्छा जी, इसमें अब यहाँ पर ये सिर्फ यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जी हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, 2, 3, 4, 5, मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने जर्नल फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैट्रिक्स को। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, जिसे ऐसे भी लिख दें या इसे आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 2 by 2 के केस में काफ़ी इजी होता है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना, लेकिन 3 by 3 और उससे हायर ऑर्डर के व्हेन n इज ग्रेटर देन 3 थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है फाइंड आउट करना डिटर्मिनेंट। तो यही बात वो कर रहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 3 इक्वल और ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन बाय द फॉलोइंग सेम पैटर्न एज ऑलरेडी डिस्कस। फॉर एग्जांपल फॉर n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4 के लिए वो इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कहता है कि हमारा मकसद डिटर्मिनेंट मुख्तलिफ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है, जबकि इसको बताने से पहले ये दो डेफिनेशंस वो इंट्रोड्यूस करवाने लगा, उनकी बात कर रहा है नीचे। तो वो देखते हैं वो डेफिनेशंस कौन सी हैं, क्योंकि उनके बगैर फिर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। डिटर्मिनेंट का जो ये तरीका यहाँ बता रहा है, एक और भी है, मैं पहले भी आपको वो तरीका बता चुका हूँ, उससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो ज़्यादा इजी मेथड है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तरीका सीखना है और इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब दो डेफिनेशंस आई हैं नई, उसमें से एक है माइनर और एक है कोफैक्टर। दोनों मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा माइनर से ही फर्क है इन दोनों में। अब फर्ज करें कि इसने एक मैट्रिक्स, ये जर्नल मैट्रिक्स 3 by 3 का उसकी एग्जांपल दे दी है। मैं चलें एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये मैट्रिक्स हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके जो माइनर्स होंगे वो इस तरह फाइंड आउट करेंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें, इस तरफ चले जाएं या कॉलम की तरफ चले जाएं, अप टू यू। तो चलें इस तरह कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। तो माइनर इसका होगा, फर्स्ट इस एलिमेंट का माइनर होगा 5, 6, 8 एंड 9। किया क्या हमने हमने ये रो और ये फर्स्ट कॉलम इसे डिलीट कर दिया और सिर्फ ये बचा हमारे पास, ये मैट्रिक्स बचा, उसे हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ये माइनर कहलाएगा। ठीक है जी। अब इस एलिमेंट का 4 का क्या होगा, इस पूरी रो को डिलीट कर दें, इस पूरे कॉलम को निकाल दें, तो इसका होगा जी 2, 3, 8 एंड 9, ये माइनर होगा इसका। अब इसी तरह 7 के लिए आपको ये और ये, तो ये बचेंगे, ये होगा माइनर इसका 2, 3, 5 एंड 6 गॉन, ये इसका माइनर होगा। इनका फायदा क्या है वो अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा।
ठीक है। इसी तरह आप इधर देख लें, ये एग्जाम्पल में उसने यही कहा है कि यहाँ फर्स्ट रो से वो, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो लाइन ऊपर ड्रॉ की, यहाँ पर ड्रॉ करनी थी, और माइनर आ गया A21 A23 A31 A33, और यही ये लिखा हुआ है उसने साइड पे। तो इस तरह माइनर फाइंड आउट करते हैं। अब कोफैक्टर बिल्कुल माइनर ही है, लेकिन उसमें एक माइनर सा डिफरेंस है कोफैक्टर में। कोफैक्टर को अच्छा, माइनर्स वगैरह को ये A11 से AJ वगैरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर को M वगैरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्योंकि 1 1 को डिलीट किया था ना, ये यहाँ से 1 था, उस जगह पर फाइंड आउट किया था, इसलिए इसे M11 कहेंगे। और ये कहलाएगा M21 क्योंकि 4 से किया था हमने। और ये 7 था, 7 क्या था, 7 है 3 1, तो ये M31 कहलाएगा। इसी तरह कोफैक्टर्स को कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करेंगे कि चलें अब इसी के कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोफैक्टर होता है A11 विल बी इक्वल टू -1। अब ये जो दो नंबर हैं वो यहाँ पर पावर में आ जाएंगे और ऐड हो जाएंगे, और M11 आप लिख दें यहाँ। ठीक है, समझ आई। M11 से मुराद ये है कि -1 1 + 1, और ये वाला पकड़ के हम नीचे ले आए। चलें, ये आपका हो गया। अ, अब इसको कैलकुलेट करना है तो कर लें, ये कोफैक्टर हो गया 1 1। सिमिलरली एम ए 2 1 क्या होगा, -1 पावर 2 + 1, और M21 क्या था ऊपर से, वो भी ले आए हम यहाँ। चलें लिख देता हूँ मैं ये, क्योंकि आड पावर है, आड पावर में फिर वो नेगेटिव होता है, हमें पता है। ठीक है, -1 से ये मल्टीप्लाई होगा, और आड पावर में M21 है 2 3 8 एंड 9। चलें जान छुट्टी इससे। और M31 क्या होगा, -1 3 + 1, और 2 3 5 एंड 6। चलें, और ये क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगा, -1, और इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब आप देखें कि इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स की बात हो रही है, माइनस की नहीं, कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं हमें, प्लस आएगा। ये इसके लिए फाइंड आउट करें, अच्छा इन इन पे मत लगाएं प्लस माइनस, वो ऐसा शुबा होगा कि ये खुद प्लस माइनस है, ऊपर लगा लें प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। ये प्लस है ना, ये वाला प्लस है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब ये माइनस है, नीचे जाएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये प्लस है, नीचे जाएंगे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इस तरह होंगे। यानी कि अगर आप इस लाइन से एक्सपैंड करते, मतलब चलें हम देख लेते हैं कि हम सेकंड कॉलम से हम एक्सपैंड करते हैं, इसके कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। इसे पकड़ के नीचे ही ले चलते हैं अब, क्योंकि जगह कम है तो हमें ये दोबारा चाहिए। बी मैट्रिक्स है ना, तो हमने सेकंड लाइन के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 1 2 क्या होगा, ये -1 है, 1 + 2 है, तो इसका ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसे डिलीट करेंगे तो पीछे बचेगा 4 6 7 और 9। बात खत्म। अब हमने फाइंड आउट करना है 5 के लिए, तो 5 के लिए ये होगा, 5 क्या है, 2 2 है, -1 है, 2 + 2 है, और ये होगा, ये सेकंड रो जाएगी और सेकंड कॉलम तो जाएगा ही जाएगा हर दफा।
जब तक हम सेकंड कॉलम में मौजूद हैं। तो 1, 3, 7 एंड 9 आ जाएगा। ये वाला इसे -1 को कैलकुलेट करेंगे तो -1 ही आएगा। इस वाले -1 को कैलकुलेट करेंगे तो वो +1 आएगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है। और इसी तरह A2 3 नहीं, ए गलत किया ज़रा, उल्टा है ये। 3 2 है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। ये -1 2 + 3। अब इसमें कौन कौन से जाएंगे? इसमें ये आखिरी जाएगा और ये जाएगा और पीछे बचेंगे 1 3 4 एंड 6। चलें, अब आपका जॉब असाइनमेंट ये है, छोटी सी असाइनमेंट, कि आप इस आखिरी कॉलम के कोफैक्टर फाइंड आउट करें। फिर आप रोज से फाइंड आउट करके देख लें इसके कोफैक्टर। तो इंतहाई आसान है, यही इसमें है, इसमें और कोई नई तदी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। अब ये जो सारा कुछ मैंने आपको बयान किया है वो उसको सिर्फ और सिर्फ इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा है। तो ये पढ़ लीजिएगा आप, जो कुछ मैंने अभी आपको ऊपर बताया। पीछे से ये पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी। द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड इट्स कोफैक्टर्स। अब वो इसका कह रहा है डिटर्मिनेंट क्या है। अच्छा, ये तो अभी हमने कोफैक्टर्स और ये फाइंड आउट किए हैं ना। तो सवाल ये है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा। अच्छा, इसमें ये गलती कर दी है कि ये बी इधर, फिर इसका नाम ए रख लें क्योंकि अब मैंने सारी ए कर दी हैं। तो बजाय इसके कि वो सारे मैं चेंज करूं तो इसका नाम ये रख लेते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा। कोफैक्टर्स और माइनर तो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा। तो डिटर्मिनेंट ये है जी कि A11, ठीक है। पहली रो से चाहे शुरू कर लें, हमने किससे किया था, कॉलम से किया था। यहाँ M11 M21, हाँ जी, हमने कॉलम से किया हुआ है। तो चलें रो से इधर कर देते हैं। ये आ जाएंगे +A12 प्लस A13 ये होगा। ये होते हैं इसके डिटर्मिनेंट होता है। ये देखें आप, और ये देखें कि ये कोफैक्टर्स हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। कोफैक्टर्स हैं। पहले हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से, और ये इक्वल होगा इसके, ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होगा। कॉलम से हमने ऊपर किया था ना, A11 प्लस A21 प्लस A31 A31। चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट करें, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड करना शुरू करें इस मैट्रिक्स को, तो आपके पास डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ये पक्की बात है। अब ये सारी गुफ्तगू इधर आप देख लें इसको, वो यहाँ पर जो बुक का को मैं दिखा रहा हूँ, बुक का पेज, वो सारी की सारी गुफ्तगू उसमें लिखी हुई फॉर्म में कर रहा है, सिंबॉलिक फॉर्म में कर रहा है, जबकि मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाई है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसको ये देखें आप, आखिर में ए उसने 1112 फर्स्ट लाइन को जो मैंने इधर, ठहरें जी हाईलाइट दोबारा कर दूं, इन दोनों को इकट्ठा हाईलाइट करते हैं। ये देखें और ये देखें, ये दोनों सेम है। बस इसमें इसको एक्सपेंड कर देंगे तो वही आएगा जो यहाँ लिखा है। इसको मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ, A11 आएगा। और क्योंकि ये प्लस आता है, इसका जो वो साइन था पहले वाले का, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किधर गया माइनर, ये वाला 11, ये प्लस आता है तो इसलिए साइन सिंबल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो A11 क्या है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो A22 A23 A32 A33,
क्यों? क्योंकि ये अगर ए है, ये ए इधर लिखा हुआ है, तो ये खत्म हो रही है पहली रो और पहला कॉलम खत्म हो रहा है, तो यही हम हमारे पास बचे हैं बाकी, ये चार बाकी बचे हैं जो कि मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव आएगा, A21 आएगा। ठीक है, और जा किधर रहा है, A12 था, सॉरी ये 12 था। अब ये खत्म होगा और ये खत्म होगी और बाकी, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन देख लेंगे, नेगेटिव साइन है जो कि ऊपर एक्सप्लेन हो चुका है कि ये कहाँ से आता है। ये कोफैक्टर्स इसी तरह कहलाते हैं। अच्छा, ये बहस आपके कोर्स से बियॉन्ड है कि ये प्रूफ कैसे हुआ और ये कैसे डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। ऑफ कोर्स ये बहस नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो ज़रा एडवांस लेवल की बहस है। अब ये A13 है तो ये जाएगा और ये जाएगा, और ये मैट्रिक्स हमारे पास इतना बचेगा जो कि इधर लिखने लगा हूँ मैं, A21, A22, A31, A32। अब आप देख लें कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना 3 by 3 के केस में कोई आसान काम नहीं है। तीन तीन आपको डिटर्मिनेंट्स, ये खुद डिटर्मिनेंट्स हैं 2 by 2 मैट्रिसेस के, ये भी और ये भी, ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों खुद डिटर्मिनेंट्स हैं 2 by 2 के, और तब जाके ये कैलकुलेट होगा और फिर हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा। और अभी इनवर्स के लिए एडजॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, और एडजॉइंट जो है वो थोड़ा सा इससे वो भी काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। तो 3 by 3 मैट्रिक्स को से काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना, लेंथी काम होना शुरू हो जाता है। अब ये देख लें आप, यहाँ पर उसने, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं अगर, तो मेरे पास जगह थोड़ी सी बच जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, द सेकेंड scripts of the positive terms are in circular order of anti-clockwise. These are 1, 2, 3 adjoining figures, while the second script of negative terms are, ये कह रहा है कि ये देखें ना कि ये जो पहली टर्म्स हैं ये प्लस वाली और ये नेगेटिव वाली, ये उसने इसको एक्सपेंड किया तो ये मिला हमें। ठीक है, ये पहली टर्म ये कहाँ से आई, ये इसको एक्सपेंड किया इस डिटर्मिनेंट को, तो ये वाली पहली टर्म मिल गई, फिर इसको एक्सपेंड किया तो ये मिल गई, इसको एक्सपेंड किया तो ये आखिरी मिल गई हमें। तो अब वो सारा कुछ मैं डिलीट कर दूं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर इन टर्म्स को आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब ये वन, ये है ना 1 2 3, फिर ये 2 3 1 हो गया, फिर ये 3 1 2 हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव टर्म्स को देखें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह मूव कर रहे हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये इतना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये लेंथी मेथड है, ये आपका दिया हुआ है आपके कोर्स में, तो ये कवर करना है हमने और आना चाहिए। ऑफ कोर्स चाहे लेंथी मेथड है, हर मेथड जरूरी पता होना चाहिए। अब फिर इसको कहता है अल्टरनेटिव वे टू रिमेम्बर द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट गिवन बाय वी इज शोन इन द फिगर। इस तरह लिख लें इनको, ये एलिमेंट्स को, तो फिर वहां से एक्सपेंड कर दें। ये जो आखिरी लाइन आपको इधर ऊपर नजर आ रही है, ये आपको इस तरह मिल जाएगी कि ये तीनों देखें पॉजिटिव साइन है, बीच में एक नेगेटिव आ गया, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, A11, A22, A33, नेगेटिव है एक साइन तो ये इधर आ गया, तो ये कौन सी टर्म हमारे पास आ गई, ये वाली टर्म ना, पहला पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव ही सारी की सारी होगी, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह ये यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये दूसरी टर्म मिल जाएगी, यहाँ पर ये इसको एक्सपेंड करेंगे, ये टर्म मिल जाएगी, और फिर इसी तरह आप इसको एक्सपेंड करेंगे, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो ये टर्म मिल जाएगी आपको, नहीं 3 1 वाली,
A3 ये टर्म मिलेगी, ठीक है जी। और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 3 2, तो ये टर्म मिलेगी आपको, ठीक है जी। और फिर जब आप ये एक्सपेंड करेंगे इसको 3 3, तो ये टर्म मिल जाएगी आपको। चलें जी, कहने का मकसद है कि ये भी एक मेथड है इसको फाइंड आउट करने का, लेकिन ये मेथड आप देखें जब आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर तो लिखना इनको आसान है, लेकिन अगर आपने यहाँ से एक्सपेंड किया सेकंड कॉलम से या सेकंड रो से, तो फिर ये इस तरह लिखना, ये इस फॉर्म में लिखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा और इधर ही आप गलती कर बैठेंगे। तो ये सारे जो हैं वो मेथड्स हैं, लेकिन जो बेहतर मेथड है वो बुक ने नहीं दिया, वो मैं आपको बता दूंगा। अब अपने टीचर से पूछ के ना तो देख लीजिएगा कि एग्जाम में वो आप तरीका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर उसने कहा, ये मैं आपको आखिर में जाके वो बता दूंगा, बल्कि इनवर्स ही उससे कैलकुलेट कर दूंगा। एक एग्जांपल आई है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, चले मैं इसको, ये एग्जांपल 1 है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं वो तरीका आपको बता देता हूँ। पिछली एक्सरसाइज में मैंने वो बताया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए, इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब ये इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, वो ये यूज कर रहा है। अच्छा, ये दोनों तरीकों से हो जाएगा। अगर आपने माइनर्स लिखने हैं, ये इसने माइनर्स लिखे हैं ना, तो फिर सिंबल्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे, जैसे कि इस इक्वेशन में उसने यहाँ पर लिखे हैं। या दूसरा तरीका यही था कि ए को कहता जी कि ए इज इक्वल टू A11 A11 प्लस A12 प्लस A13 या इसको, ये इसके इक्वलेंट है ना, माइनर और कोफैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है ना। तो ये तो पॉजिटिव साइन इस और इस टर्म के लिए है, और सिर्फ मिडिल टर्म के लिए नेगेटिव साइन है, तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे आपकी मर्जी। तो अब वो माइनर्स फाइंड आउट करने लगा और उसको एक्सपेंड किया उसने, ठीक है जी। ये किस वन फर्स्ट रो से इसने कर दिया एक्सपेंड, फर्स्ट रो से कर दिया है, तो ये ऑफ कोर्स आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट रो से जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 3 1 -3 2 -2 2 -2 1 4 2 ना, +3 -2 3 4 -3। चलें जी, और इसको अब आप एक्सपेंड करेंगे तो -25 आ जाएगा आपके पास। आपके पास कैसियो का वो कैलकुलेटर होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ये कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए, तो कैलकुलेटर बस वो आप लें, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि लैब कैसे, मैथ की लैब घर में कैसे डेवलप करनी है, तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, इस पे अलहदा सी छोटी सी वीडियो बना दूंगा। कम्प्लेक्स नंबर्स हैंडल कर सकता हो, और 3x3 का वो मैट्रिक्स हैंडल कर सकता हो, जिसमें डिटर्मिनेंट और 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स वगैरह फाइंड आउट करके आपको देता हो, ये आपके लिए काफ़ी है। बाकी अगर आपने एडवांस चीज़ें करनी है तो मैं सॉफ्टवेयर और एप्स वगैरह आपको बता चुका हूँ। यूज़ एप्स, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये इस्तेमाल करें आप। उनमें से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैथ सॉल्वर और मैथ माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स, मैट लैब वगैरह। मैं अगर आपने अपने इसमें डेवलप करना है दोनों कैटेगरीज, फिर वो वही पर बात आ जाती है, मैथ गुरुज और मैथ लवर्स, ये सॉफ्टवेयर और एप्स दोनों के लिए इस्तेमाल होंगी। और अगर आपने पीएचडी करनी है अपनी मैथमेटिक्स में, तो ऐसी ब्रांचेज अब
बहुत कम होंगी जिसमें आपको प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स नहीं लिखने पड़ेंगे। एल ठीक है, और ये लिखने के लिए कोई ना कोई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी। आई वुड रिकमेंड कि आप पाइथन सीख लें, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मैथमेटिक्स के लिए सीखनी है तो पाइथन वुड बी ए वेरी गुड लैंग्वेज टू लर्न। ठीक है, और इसमें आप एल्गोरिदम्स वगैरह लिखेंगे, ये चीज़ें ज़्यादा अहम है रादर कि आप कोई बहुत कम्प्लेक्स किस्म का ग्राफिंग कैलकुलेटर इस्तेमाल करके और लेकर बैठ जाएं। चलें नेक्स्ट देखते हैं। ये आसान था काफ़ी तो इसको मैंने नहीं इसमें लिखा। अब एग्जाम्पल टू दे रहा है वो, और एग्जाम्पल टू में उसने फिर वही को फैक्टर्स कह रहा है कि फाइंड आउट करो, फाइंड द को फैक्टर A1 A2 A3। तो को फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लें, इंतहाई आसान है। उसने पहले माइनर्स उसके कोरिस्पॉन्डिंग फाइंड आउट किए हैं और फिर उनसे को फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहा है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल है, मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एक मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपको, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। a इज इक्वल टू 1 -2 3 3 1 4 -3 एंड 2। इसमें से A22 A32 A12 A12 A32 मैं कर देता हूँ आपको। चलें, A32 क्या होगा? A32 will be -1 3 + 2 M32 होगा। और इसमें 3 2 कौन सा है? थर्ड रो, और सेकंड ये -3 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इसकी पावर 5 हो जाएगी, और माइनर अब ये रो और ये कॉलम एक्सक्लूड कर देंगे हम, तो 1 3 -2 और 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और ये -7 आ जाएगा। देखते हैं यही आया क्या कोई और आया? 3 2 ये कैलकुलेट किया उसने, तो -7 इसी तरह आप बाकी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सिर्फ यहाँ वो सिंबल्स का ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है एग्जाम्पल में, तो वो अब आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको करते हुए। अब चलते हैं हम बहुत अहम टॉपिक की तरफ, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विच हेल्प इन देयर एवेल्यूएशन। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उनकी उनको डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और यही हम इस्तेमाल करेंगे, और इन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इनको एक्सपेंड करके ही तरीका होता तो कंप्यूटर के लिए भी इंतहाई मुश्किल होती और हमारे लिए भी इंतहाई मुश्किल होती। कंप्यूटर भी यही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज डिटरमिन करता है। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ, और यही प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी, और इन पर आपने ग्रिप हासिल करनी है। और एक तो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और है भी बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये आपका भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। चलें पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इनकी डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलें जी, पहली है कि जो मैट्रिक्स है ए, उसका जो डिटर्मिनेंट है, फर्ज करें कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि उसका तो नहीं होता डिटर्मिनेंट नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो इसका ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। एग्जांपल आप के सामने है, आप देख लें 3 4, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और इसका ट्रांसपोज क्या है 1 2
3 और 4, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लें। देख लें इन दोनों ने ही आपस में जगह बदली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ने आपस में जगह बदली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट दोनों केसेस में वही रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 जो भी है। तो ये दोनों केसेस में -2 आएगा। तो ये आप चाहे 3/3 n/n जो मर्जी मैट्रिक्स आप लेके करके देख लें, ये यही रहेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं इधर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अच्छा, ये मेरे ख्याल में ना ऑफ दी, ये थोड़े से रह गया मेरे ख्याल में, दी है इधर। चलें, कह रहा है कि इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a। अब ये क्या कह रहा है? कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसमें हम कोई भी दो रोज, इफ टू रोज आर एंड नहीं आर टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा ना उसका डिटर्मिनेंट -a होगा। यानी कि जो a का डिटर्मिनेंट था उससे नेगेटिव होगा। ये करके देख लें इधर 1/2। इसका क्या आया था डिटर्मिनेंट? अभी 2 आया था, -2 आया था इसका डिटर्मिनेंट। तो कोई भी दो रोज, रोज को चेंज कर लें। चलें 3, 4, 1 और 2 करके देख लें आप। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 3 इंटू 2 माइनस 4, ये +2 हो गया। अब चाहे आप रोज को चेंज करके देख लें, मैंने कॉलम्स को नहीं, रोज को चेंज किया, कॉलम को करके देख लें आप। ये मैट्रिक्स है, इसकी कॉलम्स चेंज करेंगे आप तो 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 6 - 4, ये भी 2 आएगा। तो ये भी इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखनी है। ये सारी याद रखेंगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अहम इतनी है कि मैं इनको दोबारा वापस जितनी दफ़ा भी ये कॉपी करना पड़े तो कॉपी करेंगे हम। अगली प्रॉपर्टी क्या है जी? चलें जी, ये प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर कोई भी, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स देन द डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब है, आप देख लें तो एक एग्जांपल दे के देख लेते हैं। 3, 2, 3, 2, 3, इसको आप देख लें। आपको पता है आपको कि ये क्या होगा? 2 इंटू 3 - 2 इंटू 3, दो आइडेंटिकल हैं तो ये 0 हो गई। आइडेंटिकल से मुराद ये भी है कि ये इसका मल्टीपल हो, और चाहे ये 4 और ये 6 हो तो फिर भी ये सेम होगा। क्यों? क्योंकि इस पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, एक और याद रखिए। चलें पहले मैं ये आपको बताऊं, फिर अगली मैं प्रॉपर इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। यही एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इस केस में होगा 2 इंटू 6 - 4 इंटू 3, ये भी 0, दोनों केसेस में 0 आ गया। ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें क्योंकि एग्जांपल मैंने ये कर दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर एक रो, ये इधर लिख लें, इफ अ रो इज मल्टीपल ऑफ any other row of a matrix, then matrix या determinant, then of a matrix A लिख लेना इधर, उसको नाम दे लें मैट्रिक्स A, then determinant of A is 0। दूसरी भी ये भी होगा, then one column of that matrix will be multiple of
अदर कॉलम ऑफ सेम मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी एक रो में होगी तो कम से कम एक कॉलम में भी जरूर होगी। अगर दो कॉलम्स में होगी तो दो रोज में जरूर होगी, यानी कि 3 by 3 या 4 by 4 के मैट्रिक्स में। कैसे, ये देखें इधर इसी ऊपर वाली एग्जांपल में देख लें। इधर आपको पता है ना कि पहली रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी रो मिल रही है हमें, ठीक है। ये 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 6 मिल रहा है। अब आप देखें कि कॉलम्स में कोई है। 2 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो दूसरा मिल जाता है। 2 4 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी लाजमी होगी, अगर एक कॉलम में होगी तो एक रो में भी लाजमी होगी। ये आप अपने पल्ले से बांध बांध लें, और जब ये ऐसा होगा डिटर्मिनेंट जीरो होगा, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 100 हो। बस एक भी हुई तो डिटर्मिनेंट ने जीरो होना ही होना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी, ये सारी की सारी अहम है, तो नेक्स्ट भी काफी अहम है। और ये कह रहा है कि फॉल द एंट्रीज ऑफ ए रो ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। यानी कि किसी भी रो या कॉलम, कॉलम के लिए भी ये ट्रू होगा, किसी भी रो या कॉलम की तमाम एंट्री जीरो हो, यानी कि ये अगर हो तो ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा, चाहे ये कोई भी ऑर्डर हो, चाहे 3 by 3 का हो। ये तो ये डिटर्मिनेंट भी जीरो ही होगा क्योंकि ये कॉलम जीरो है। अच्छा जी, इसमें और हम जब एक्सपैंड करते हैं ना डिटर्मिनेंट, तो हमारी कोशिश होती है वो वहां से एक्सपैंड करें जहां ज्यादा से ज्यादा जिस लाइन में जीरो है। मसलन एक मैट्रिक्स ले लें सी, 3 by 3 का है, उसमें 1 0, या इसको ऐसे कर लें 2 3 0 0 4 5 6 एंड 7। तो हमारी कोशिश होगी कि पहले कॉलम से एक्सपैंड करें, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1 into 4 5 6 and 7, बाकी प्लस ज़ीरो, -0 और +0, ये आ जाएगा 27 - 30 - 2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से एक्सपैंड करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, फर्स्ट रो से अगर आप एक्सपैंड करेंगे। तो ये फायदा होता है। और अगर पूरी की पूरी रो जीरो की है तो यहाँ जीरो आएगा और डिटर्मिनेंट जीरो ही हो जाएगा अगर यहाँ ऊपर जीरो होगा तो ये आपने इन बातों का ख्याल रखना जब एक्सपेंड करेंगे, और ये आपका टाइम बचाएंगी, नहीं तो आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब ये कह रहा है इफ द एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर आर देन द डिटर्मिनेंट ऑफ इधर। हाँ, नंबर के इधर लिखना चाहिए था, इधर के। हाँ जी। अब ये भी सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, कौन सी है? नंबर 5 लिखना चाहिए था मुझे। प्रॉपर्टी 5 ये कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है ना 1 2 3 एंड 4, तो ए डिटर्मिनेंट है, ये किसके इक्वल आएगा? 4 - 6 - 2 के। और ये कह रहा है कि अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए फर्स्ट रो को 2 से, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ के से मल्टीप्लाई किया ना 2 सी कह लें इसको, ये होगा 2 4 3 एंड 4। एक्सपैंड करने की बजाय इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये -2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ए के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी असल में ये कह रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये किसी भी रो को कर लें, कॉलम को कर लें, करके देख लें। इसका मॉड आप 2 6 2 2 एंड 4, इसका मॉड आप फाइंड आउट करके देख लें। किसी भी कॉलम किसी भी रो को डबल करेंगे तो डिटर्मिनेंट डबल हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये
की बात है। अब प्रॉपर्टी 6 है, ईच ऑफ द रो ऑफ अ स्क्वायर और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स एंड डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज, यानी कि अगर ये दो का प्लस करके लिखा जाए तो अगर ये मैट्रिक्स बी इस तरह है तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह किया जा सकता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी 6 है ना, प्रॉपर्टी 6। अगर बी ये है A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, ये असल में 21 होगी, 21 प्लस B21, A31 प्लस B31, A12, A22, A32, A31, A32, A33, ये होगा 1 3 एंड 2 3। और इसका डिटर्मिनेंट इस तरह लिखा जा सकता है A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। ऐसे, और फिर इसे लिखेंगे ऐसे, और फिर इसे लिखेंगे ऐसे, और फिर ये कर लेंगे ऐसे। चले जी, ये इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। और अब ऊपर हमने प्लस B11 प्लस B21 प्लस B31 चले, और इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी ए, छोटे से कॉलम से ही मैं आपको दे दूं, मसलन 1 2 3 एंड 4 वाली ही देख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 एंड 4। तो इसे लिखा जा सकता है ऐसे फिर 0 2 2 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 एंड 4 करके देख लें आप। इसकी आपको याद है -2 थी ना, तो ये -4 आ जाएगा इसका, और मल्टीप्लाइड बाई 4 -2। जी, तो ये इधर प्लस साइन आना था, जो कि मिस कर दिया मैंने, ये ऊपर प्लस साइन आना था। ठीक है जी, तो ये -4 +2, तो ये -2, जो कि ऊपर हम देख चुके हैं इसको पहले ही। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई ये ऊपर, यानी कि अगर ऐड किया जाए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना, इसको 1 2 4 एंड 6 है, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 6 -8, ये -2 ही आएगा इसका भी। और इसको अगर इस फॉर्म में लिख लिया जाए, इसमें से नेगेटिव कर दिया जाए 2 2 को, ये हो जाएगा 3 -2, 6 -2, 2 एंड 6। It will be equal to 3 2 6 and 6, और प्लस -2 2 एंड 6, इनको आप करके देख लें। 3 इंटू 18 माइनस
12, अब आएगा प्लस माइनस 12, -12 +4 और ये आंसर आ जाएगा 6, -8, -2 के इक्वल आ जाएगा। प्रॉपर्टी 7 है कि इफ टू each entry of a row or column of a square matrix A is added a non-zero multiplier of a corresponding entry of another row, then the determinant of the resulting matrix is A। कहना ये चाह रहा है कि अगर ये फर्ज करें एक मैट्रिक्स है, छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 2 एंड 1 एंड 2 1 एंड 3। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई भी रो फर्ज करें कॉलम 1 ले लेते हैं, C1 हम ले लेते हैं, ये C2 है। तो अगर हम पहले कॉलम को फर्ज करें K से मल्टीप्लाई करके, K कोई भी इंटीजर है, दूसरे कॉलम में ऐड कर देंगे तो 1 एंड 2, ठीक है जी। ये पहली कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके इधर हमने ऐड कर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट ए ही के इक्वल होगा, इसका डिटर्मिनेंट इसी के इक्वल होगा। चलें करके देख लेते हैं जी। वही मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, -2 के इक्वल है। अब हमने क्या किया है, एक और डिटर्मिनेंट इसमें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, 1 3 1 फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 + 2 हो जाएगा और ये 2 + 4 + 6 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, क्या होगा 1 4 3 एंड 10, ये आ जाएगा 1 × 10 -4 × 3, ये -2 आएगा जो कि इक्वल है उसके। तो ये प्रॉपर्टी कह रही थी सिर्फ, जो कि हमने इसका एग्जाम्पल भी एक देख ली। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर if a matrix is a triangular form then the value of determinant is the product of its entries on the main diagonal। अच्छा, ट्राइंगुलर फॉर्म में क्या होता है, प्रॉपर्टी 8 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में होता है, 2/2 के केस में 1 1 1 2 0 2 2 होगा। ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है 1 1, इसे कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 0 1 2 2 2, इन दोनों मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, ये दोनों के केसेस में A1 × A22 के इक्वल होगा, A11 × A22 के इक्वल होगा। अब 3/3 के केस में मैट्रिक्स ट्राइंगुलर क्या होगा, A11 A12 A13 0 0 0, ये यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1 2 2 1 3 3, ये आएगा 1 3 2 3। ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसे C से फर्ज करें रिप्रेजेंट कर लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ C क्या होगा, C मॉड क्या आएगा, A11 A22 और A33 होगा। और ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी अहम है, इससे फ़ायदा भी उठाते हैं हम। फर्ज करें अब एक D मैट्रिक्स है, वो इस फॉर्म में है, D11 0 0 D
D21, D31, D22, D32, 0, D33 इस फॉर्म में है। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसे रिप्रेजेंट एल से करते हैं, इसे एल से करें जी रिप्रेजेंट। इसे यू से करना चाहिए था, ये यू से रिप्रेजेंट करें इसको। किसी से भी कर सकते हैं ये, सी कोई भी पकड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ एम्फसाइज करने के लिए फैक्ट के ये लोअर ट्रायंगुलर है, इसे इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और एक और मैं बात आपको बताता जाऊँ कि ये बड़ा अहम होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एल इंटू यू इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अपर और लोअर ट्रायंगल स्क्वायर मैट्रिक्स को। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, चलें उसे रहने दें। वो फिर एक बीच में डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है, डी और ये यू, एल डी यू, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये अपर मैट्रिक्स होता है, ये सॉरी लोअर मैट्रिक्स, और ये अपर मैट्रिक्स होता है इस फॉर्म में। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो फिर अभी बहस आपकी कोर्स के स्कोप से बाहर है, तो उसे बहस करने का फायदा कोई नहीं इसके ऊपर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हम प्रूफ करते हैं इन प्रॉपर्टीज का, कोई भी नहीं इसने प्रूफ की। तो मतलब एक दो ही प्रूफ की, आगे जो अहम अहम थी इसने खुद ही छोड़ दी है कि आप करें आप करें। ये देखें कि अगर यहाँ से एक्सपेंड कर दें तो ये मिल जाता है हमें। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी साबित हो जाती है कि अगर इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट के साथ वो वैल्यूज चेंज नहीं होती डिटर्मिनेंट की, अगर इंटरचेंज किया जाए तो। ये यहाँ उसने साबित किया उसको। फिर उसने द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन इफ एनी टू रोज एंड आर इंटरचेंज। हाँ, ये इधर ट्रांसपोज है ना, ये ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी है जी। मैं मिक्स कर रहा था इसको। पोजीशन अगर ट्रांसपोज लिया जाए एक मैट्रिक्स का तो उसकी चेंज नहीं होती, साइन चेंज नहीं होता, और वैल्यू सेम आती है डिटर्मिनेंट की। जबकि रोज और कॉलम्स को चेंज किया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। एक अगर फर्ज करें दो आपने बदल दी हैं, मसलन 3 रोज थी, R1 थी, यहाँ पर R2 थी, R3 थी, R1 2 और 3 है, R1 R2 R3 है। आपने चेंज करके ऐसे, अगर तो सिर्फ इतना करें R2 R1 R3, तो फिर तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की थी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आपने दो रोज चेंज कर दी हैं, फर्ज करें इस तरह कर दिया इसको कि R2 R3 R1 कर दिया, तो फिर इसकी वैल्यू इसी के इक्वल आ जाएगी दोबारा से। तो ये सेल्फ एविडेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर भूल जाएं या ना इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ये इसमें एक कॉलम ज़ीरो है, वहाँ से एक्सपेंड किया तो ये तो ज़ीरो आएगा ही ना हमारे पास, ये तो बहुत आसान है फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है कि इफ़ एनी रोज टू रोज ऑफ a determinant identical the value of the determinant is zero। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको भी एक्सपेंड करके साबित किया जा सकता है। ये देखें, यहाँ ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो बराबर है, तो इसे एक्सपेंड करें तो ये साबित हो जाएगा। या इसको ना एक और तरीके से भी आप साबित कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको आप इस प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं
कि इसको इससे नेगेटिव किया तो ये पूरी की पूरी रो आ जाएगी। लेकिन फिर उसमें यह है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहे हैं, या तो पहले वो प्रॉपर्टी साबित करें फिर उसे इस्तेमाल करें। ठीक है। तो लेकिन खैर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये भी आप ऑब्जर्व करें कि इसको रो टू को रो वन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ज़ीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अच्छा जी। और फिफ्थ में उसने कहा है कि उसको के से मल्टीप्लाई किया, उसको एक्सपेंड करके कर रहा है प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, तो एक्सपेंड करके ठीक है हम भी कर लेंगे। फिर अगर ये कह रहा है ना जी कि ये आप खुद करें, द प्रूफ इज लेफ्ट टू द रीडर, तो आप 2/2 के लिए कर लें। इफ एनी रो ऑफ a determinant consists of two terms it can be written as the sum of the two determinants as given below। ठीक है, आप 2/2 का जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी आपको, 2/2 के लिए कर लें आप। इस डिटर्मिनेंट को कर दें 1 1 प्लस 1 1 1 2 1 प्लस b 2 1 1 2 1 2 और 2 2। आप इसे एक्सपेंड कर दें, आप इसको शो करें जी कि ये इसके इक्वल है। 2 1 2 2 हाँ 1 2 है ये 1 2 है, ये 2 2 है, प्लस b 1 1 b 2 1 a 1 2 a 2 2, ये इसके इक्वल। इस तरह करके आप एक्सपेंड करके इसे साबित करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 7। तो प्रॉपर्टी 7 में वो कह रहा है एनी रो डिटर्मिन मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड की जाए तो ये इसी के इक्वल आएगी। इसको भी आप एक्सपेंड करके कर लें, इसने खुद ही इस केस में 2/2 की एग्जांपल दी है, तो ये भी इंतहाई आसान है। एक्सपेंड करें तो ये खुद ब खुद हो जाएगी। अब इस केस में वो कह रहा है कि थर्ड एग्जांपल 3 कैलकुलेट करें। प्रॉपर्टी 8 क्यों नहीं इसने कही? अच्छा, ट्रायंगुलर फॉर्म, वो ये तो सेल्फ एविडेंट फैक्ट है ट्रायंगुलर फॉर्म वाली। अच्छा जी, ये आप इसको प्रॉब्लम को देखें। अच्छा, अगर आपने एक्सपेंड करना ना तो इसका तरीका होगा कि ये आखिरी कॉलम से कर लें या आखिरी रो से कर लें, क्योंकि उनमें एक 0 0 है। लेकिन इस तरीके से ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन ये लेंथी तरीका है। अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये जो प्रॉपर्टी 7 है, ठीक है, किसी भी दो रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए या कॉलम को, दूसरे में तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। अब हम इतनी चालाकी लगाएंगे कि हम कोई ना कोई रो या कॉलम इस तरह ऐड करेंगे दूसरे रो या कॉलम्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाएं। ठीक है। एक तरीका ये है कि कोई तरीका आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका फिर ये होगा कि ये देखें, आखिरी रो में क्या है, 1 है, ये स्टार्टिंग पे 1 है, ये बड़ा अहम है। आप ऐसे करें कि फर्स्ट रो लास्ट रो को, इसने एक जैसे एग्जांपल दी है वो हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। और भी काफ़ी तरीकों से फिर अब हो सकता है ना, इतनी प्रॉपर्टीज, कोई किसी तरह से कोई प्रॉपर्टी लगाएगा, कोई कोई प्रॉपर्टी लगाए, एंड रिजल्ट वही आना है। तो ये काफ़ी लेवरेज मिल गई है हमें। लेवरेज होता है कि काम करने के जब तरीके ज़्यादा हो ना, तो हम कहेंगे जी कि हमारे पास काफ़ी लेवरेज है, हमारे पास गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। तो आखिरी रो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे रो 3 में तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। जब आप इसको रो 4 को 3 में रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। रो 1 से लास्ट रो जो है रो 4, 2 से मल्टीप्लाई करके जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी लाइन जो है आपके पास ज़ीरोज़ की आ जाएगी, एक्सेप्ट ये एक के। ठीक है जी। फिर आप देखें कि इधर -1 नहीं रहेगा, वो बड़ा अहम है। फिर यही काम आप इनके साथ करें, इनमें जो बचे
उनको नेगेटिव कर दें। ठीक है जी। तो ये भी आपके पास सारा जीरोज आ जाएंगे। तो इस तरह फिर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर यहीं पर आप एक्सपेंड कर दें, बल्कि इधर ही जब ये तीनों जीरोज आ जाएं तो फिर यहाँ से आप एक्सपेंड कर दें, तो ये बाकी तीन ये मैट्रिक्स आपके पास बचेगा, उसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसने कैसे किया। यहाँ इसको रहने देता मैं, ये चले। अब बुक का तरीका देखते हैं कि बुक ने कैसे किया है इस क्वेश्चन को। बुक कर रही है कि वही R/R1, बिल्कुल वही किया है बुक ने भी। ठीक है जी। R2 ये, और ये देखें ये हमारे पास जीरो आ गया, और इससे जान छुटी और ये बच गया हमारे पास। ठीक है। अब इसमें देखें कि इसमें दो जीरोज लकीली पहले ही आ गए हैं। इससे एक्सपेंड करेंगे सेकंड रो से, फर्स्ट रो से, तो ये हमारे पास बचेगा और 48 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस तरह ना करते तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाना था। ठीक है जी। तो ये हुआ। अब एग्जाम्पल 4 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में वो कह रहा है कि इसे एक्सपेंशन के बगैर शो करें कि ये जीरो के इक्वल है। एक्सपेंशन के बगैर इसको साबित अगर आपने करना है तो कब जीरो होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स जीरो कब होता है। जब दो कॉलम्स या रोज इक्वल हो जाती हैं तब ये जीरो हो जाता है। तो इसको ना करने का तरीका बड़ा आसान है। ठीक है। इसको करने का तरीका बहुत आसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। x1 x a plus x b plus x c plus x b plus c plus a plus b इज इक्वल टू जीरो। चलें, अब x को बाहर ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी। अब आप प्रॉपर्टीज के नाम थोड़े से जो है वो, या नहीं, इसको ऐसे ना करें, अभी इसको x को बाहर ना लेके जाएं, ये जरा जल्दी हो गया स्टेप। ये देखें ये बड़ा अहम है। x x x, इसको थोड़ा सा नीचे करें। करने क्या लगा हूं मैं, आप कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको मिलेगा x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 0 c प्लस 0 b प्लस c a प्लस c a प्लस b। ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी कंसिडर कर रहे हैं ना अभी। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड। चलें, और ये इधर लिखें, ज़रा क्लीन करके लिख लें हम। एक्स 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 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। चलें, और अब आपने ये करना है कि एक्स को कॉमन लिखा जा सकता है बाहर। एक्स को इधर बिल्कुल लिखा जा सकता है, 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टी 5 इस्तेमाल की है हमने। लिख लें आप प्रॉपर्टीज के, इस तरह आप किधर याद रखेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं, वी कैन टेक एक्स एज कॉमन
फ्रॉम C1 कॉलम 1 से। अब इस केस में देखें क्या करें हम, कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर दें। इधर आप लिखें, क्योंकि सिर्फ C3+2 लिखेंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि किधर किसको ऐड किस में कर रहे हैं हम। वी ऐड C2 इंटू C3। अब जब उसको ऐड करेंगे आप तो ये x है 1 1 1 ए बी सी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, ये हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, जबकि ये ए बी सी ही है। तो यहाँ आप लिखें कि कॉमन ले लिया हमने a प्लस बी प्लस सी को, तो ये 1 1 1 ए बी सी 1 1 1, और ये दो कॉलम्स क्योंकि बराबर हैं तो इसलिए एक्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। फ्रॉम C3 ये आ जाएगा, और बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3, चलें इस तरह ये साबित हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पर भी एक ज़ीरो है और यहाँ पर भी एक ज़ीरो है। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस यहाँ पर देख लें। ठीक है, आप ऐसे करें कि फर्स्ट रो जो है ना, इसने कोई तरीका यहाँ जो भी बुक ने इस्तेमाल किया वो ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि हम अपना भी कोई तरीका कर सकते हैं। हाँ, ये देखें कि ये कितना आसान है। अगर इसको इसमें ऐड कर दें, यानी कि रो 2 में रो 1 ऐड कर दें, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले के पास एक ज़्यादा अच्छा तरीका मौजूद है। और उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि C3 में C2 ऐड किया है और C4 में C2 ऐड कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी रो स्वाय एक एलिमेंट के ज़ीरो मिल गई है, और वहीं से हम एक्सपेंड कर देंगे इसको, और एक्सपेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब फर्दर इसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके तो इससे जान छुड़वा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसने x/3 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया, ये आया। अब इसको, अच्छा, ये उसने यहीं पर दोनों के इक्वल कर दिया, या ये ज़ीरो के इक्वल है या ये ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ से सोल्यूशन x3 के इक्वल मिल जाएगा, और यहाँ से उसने एक्सपेंड किया होगा इसको R1 एंड आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज R1। अच्छा, इस केस में वो कह रहा है कि अगर x ज़ीरो हो
तो ये रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो इसलिए एक्स जीरो ही है। ठीक है ना, एक्स अगर जीरो है तो ये जीरो के इक्वल आ जाता है पूरा, जो कि साबित करता है कि एक्स जीरो ही है। तो एक्स इसका मतलब है कि -3 और जीरो के इक्वल है। ठीक है जी, ये एग्जांपल भी हमने देख ली। और अब देखते हैं अगली। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। एडजॉइंट आया अब। ये है, हम जरा इसको नीचे ले आए। एडजॉइंट के तरीके से 3 by 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना ना लेंथी प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एडजॉइंट जो है, देन द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, वो कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इसके इक्वल है और यही एडजॉइंट के इक्वल है, तो इसलिए उसने यहाँ इसको एडजॉइंट के इक्वल लिख दिया। कोफैक्टर्स, अब आप देख सकते हैं कि फर्ज करें कि वो कह रहा है कि ए है, ये मैट्रिक्स अगर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो A11 क्या होगा? -1 1 + 1 5 6 8 एंड 9। जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना, ये मैट्रिक्स है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आप अगर इधर रख दें, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये 1 1 की पोजीशन पर आ जाएगी। इसी तरह बाकी A12 A13 A22 A21 है, ये 23 22 है, ये A23 A31 A32 A33, ये एडजॉइंट के इक्वल होगा। ये मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट के इक्वल होगा, ये कह रहा है सिर्फ। ठीक है, अब इनवर्स, इनवर्स आपको पता है इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल है। वो बात वो यहाँ पर कह रहा है, यानी कि कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर्स नए हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि ए का इनवर्स फाइंड आउट करें। ये आप देख लीजिएगा, इसने जैसे किया, मैं आपको इसको वो उस तरीके से कर देता हूँ जैसे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया हुआ है। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि कंप्यूटर इसी तरीके से करता है जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूँ। कंप्यूटर में ये एल्गोरिदम्स चलते हैं, ना कि इस तरह, क्योंकि अगर ये 1000 by 1000 का मैट्रिक्स है तो ये तो अच्छा खासा लंबा काम हो जाएगा इस तरह फाइंड आउट करना। तो फिर इसमें ये मेथड इस्तेमाल होता है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। इन्वर्स का है ना इसने इसका, तो यहाँ लिख लें आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिख लें 0 1 0 0 0 1। और अब आप करें कि इधर ये देखें, पहली रो यहाँ पर जीरो लाना ना हमने, यहाँ पर तो जीरो पहले ही मौजूद है, तो सब्ट्रैक्ट कर दें R3 में से R3 - R1, ये रो, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो 1 0 2 0 2 1, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए इसमें से, ये -1 ही रहेगा।
इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 -1 0 1 सब्ट्रैक्ट किया इसको हमने। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमने करना है, क्या करना है, यहाँ पर 0 लेकर आना ना हमने। तो यहाँ पर 0 कब आएगा, यहाँ पर 0 किस तरह आ सकता है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। ये होगा R3 प्लस हाफ R2। चलें जी, 1 0 2 0 2 1, ये आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। इसे हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड किया हाफ, और यहाँ पर हाफ रह जाएगा। 1 0 0 0 1 0 हमने किया था R3 में, ऐड किया है, और ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने, यहाँ पर 1 करना है तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ऑपरेशन होगा जी हाफ, और यहाँ पर करना है तो दोनों ऑपरेशन इकट्ठी कर दें, -2R3, ये दोनों ऑपरेशन हम इकट्ठे कर देते हैं। 1 0 2 1 0 0, इसको हाफ से डिवाइड कर रहे हैं हम। 0 1, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा। ये -2 से जब मल्टीप्लाई होगा ये 2 हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। चलें, अब हमने करना है, यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 0 करना है। तो उसके लिए हम करेंगे कि R2 प्लस हाफ, बल्कि नेगेटिव हाफ R3, और अब हम करेंगे R1 माइनस, पहले ये लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर था। चलें, 2R3, इसको पहले ले जाए इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको यहाँ पर। चलें जी, अब होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इधर आइडेंटिटी आ गई। अब ये जो मैट्रिक्स आएगा इस ऑपरेशन के बाद वो इन्वर्स होगा। अगर कोई गलती है तो ठीक है, वो मेरे से हुई है, वो आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा इसमें क्या गलती है। होपफुली कि कोई गलती नहीं होगी, और अब हम इसको मैच कर लेंगे अपनी एग्जांपल के आंसर के साथ। अच्छा, पहले क्या करना है, हमने R1 में से 2R3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। R1 में से 2R3, इसे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 -2, और 2 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव उसमें ऐड कर दें, ये -3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, और इसको जब आप करेंगे, ठीक है जी, इसका काम ख़त्म हुआ। अब हमने करना था R2 को हाफ करना है, R2 को हाफ करना है तो ये 0 होगा, नहीं R3 को हाफ करना है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा, और ये भी हाफ हो जाएगा। अब इनको नेगेटिव करना है, नेगेटिव करना है, और
R2 में ऐड कर देना इनको। यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। होपफुली जी यही हमारा इन्वर्स है। लाकर हम देख लेते हैं। नहीं, ये पेज नहीं है। चले कोई गलती वगैरह हुई है कहीं, क्योंकि आंसर तो ये नहीं आया इस केस में जो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन करीब करीब ज़रूर हम पहुँचे हैं। ये देखें, ये 2 - 1, यहाँ पर -2 आना है, यहाँ पर ये 4 है। तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन में गलती हुई है, लेकिन तरीका यही है इसका फाइंड आउट करने का। आप इसमें फाइंड आउट करें। मैं कोशिश करता हूँ अभी इसको बंद करके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि गलती किधर हुई है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अब ये आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, और ये मेरे ख्याल में इसके बाद एक्सरसाइज है। तो वो इंतहाई आसान है। ये कह रहा है कि अगर ए इसके इक्वल है, एक तो इस बुक ने गलतियां भी बहुत की हुई हैं, बी इसके इक्वल है, ये बी है, और ये ए है, तो वेरीफाई करें कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बहुत आसान है, ये आप कर लें इधर। ठीक है, ये आप देख लें कि कैसे करना है इसको। इक्वल नहीं है भाई, इक्वल नहीं है, क्या हो गया है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगी। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा। अब बी ट्रांसपोज ये है, ए ट्रांसपोज ये है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा, ये और ये इक्वल है आपस में। ठीक है, चलें, ये आपकी एक्सरसाइज होगी। मैं अभी आपको देख के बताता हूँ कि ऊपर गलती किधर की है, उसको फिर इसके इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जी, तो गलती मैंने पकड़ ली है, बस एक छोटी सी गलती थी। गलती ये थी कि जब ये किया था -2r3, यानी कि रो 3 को मल्टीप्लाई किया था -2 से, तो ये जो 1 था ये इसी तरह 1 लिख दिया था यहाँ पर, जो कि गलत है। इस 1 को 1 नहीं लिखना था ऐसे, तो ये आना था नेगेटिव, इधर 1 इधर लिख दिया था जो कि गलत है, ये -2 आना था। अब आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा आंसर, अब मैच कर रहा है उसके साथ, बुक के आंसर के साथ। अब आप इसका आंसर देख लें। ये आंसर है, इसको आप इससे कंपेयर कर लें। ये ही -3, फिर 2, 4, 4, -1, 1, 1, 2, -1, -2, बिल्कुल ठीक आ गया अब आंसर। तो ये छोटी सी गलती थी, इस तरह हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये देखें कितने स्टेप्स थे, 1, 2, यानी कि ये पहला स्टेप, ये किया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। 4 स्टेप्स में आपके पास इन्वर्स मिल गया। जबकि इधर आप देखें आपने कितनी ज़्यादा मेहनत की। ये जो एग्जांपल है यहाँ, इसको देखें और ऊपर जाके यहाँ पर देखें। ये जब भी आप इस तरह 3/3 का इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस आप ये पूछ लें आप अपने टीचर से कि आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इन्वर्स के नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंप्यूटर इसी तरह फाइंड आउट करते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे
तो यही मेथड इस्तेमाल करके इन्वर्स लिखेंगे आप। ये आप अपने टीचर से पूछ लें तो फिर आप पेपर में इस्तेमाल कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, और लेकिन अगर पेपर में वो स्पेसिफाई कर देता है कि कोफिशेंट और ये माइनर और कोफिशिएंट तरीकों से इसे फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको कोफैक्टर तरीकों से फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको उसी तरीके से करना है। ये आपकी थ्योरी कवर हुई एक्सरसाइज 3.3 की। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।